नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार धुरे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय निम्न महाविद्यालय गुरुर। इस लेक्चर के पूर्व मैंने अरस्तू के दास प्रथा संबंधी विचार के ऊपर अपने लेक्चर दिया था। आइए आज मैं आपको बीए भाग 2 पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन इकाई प्रथम अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार पर अपना लेक्चर देने जा रहा हूँ, जिसमें हम अर्थ, क्रांतियों के कारण एवं निवारण के उपाय पर चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व क्रांति के उद्देश्य पर प्रकाश डालना चाहूँगा। इस लेक्चर का उद्देश्य क्रांति के कारणों को जानना तथा उसके निराकरण हेतु समाधान पर प्रकाश डालना है। अरस्तू की क्रांति संबंधी विचार। यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसके कारण यूनान में अराजकता का वातावरण निर्मित हो गया था और इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे थे, जिनसे अरस्तू भली भांति परिचित था। अरस्तू के क्रांति के कारणों का उल्लेख अपनी रचना पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में किया तथा इनका समाधान वह अपनी दूसरी पुस्तक में किया। अरस्तू ने क्रांति, उसके कारणों और समाधान के उपायों का विवेचन ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षणों के आधार पर किया। अरस्तू के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वह अपने समकालीन समय में 158 राष्ट्रों के संविधानों का अध्ययन किया था और उसी के आधार पर उन्होंने क्रांति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्रांति संबंधी विचार को जानने के पश्चात क्रांति का अभिप्राय सामान्य रूप से क्रांति का सामान्य अभिप्राय से तात्पर्य होता है कि किसी राज्य में स्थापित व्यवस्था में बदलाव लाना ही क्रांति। स्थापित व्यवस्था में बदलाव जो है 2 प्रकार से हो सकता है, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से। आंशिक से तात्पर्य होता है कि किसी राज्य की व्यवस्था में आंशिक रूप से बदलाव होता है या कुछ परिवर्तन होता है, उसे आंशिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन किसी राज्य की व्यवस्था में पूर्ण बदलाव होता है, उसे पूर्ण परिवर्तन क्रांति कहा जा सकता है। निश्चित रूप से अरस्तू के द्वारा जो क्रांति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह आधुनिक राज्यों की भांति, जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति या अमेरिका के में जो क्रांति हुई थी उसके समतुल्य नहीं था, बल्कि वे इससे अलग दिया था। और अरस्तू के अनुसार जो क्रांति का अर्थ उन्होंने बतलाया था, राज्य, संविधान तथा शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। अरस्तू ने कहा था कि राज्य, संविधान तथा शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन जो छोटा या बड़ा हो सकता है वह क्रांति कहलाता है। क्रांति की परिभाषा को जानने के पश्चात आइए हम क्रांति के कारणों पर चर्चा करते हैं। अरस्तू ने क्रांति के कारणों को 3 रूपों में रेखांकित किया है। पहला है सामान्य कारण, दूसरा विशेष कारण, तीसरा विभिन्न राज्यों शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। तो इस प्रकार से अरस्तू के द्वारा जो है क्रांति के 3 कारणों का उल्लेख यहाँ पर किया गया। तो आइए, क्रांति के पहला कारण है सामान्य कारण। सामान्य कारण को भी उन्होंने 2 रूपों में बतलाया है, असमानता और अन्याय। असमानता को अरस्तू ने जो है क्रांति का महत्वपूर्ण कारण माना है और कहीं ना कहीं राज्य में जो समानता की भावना विद्यमान होती, इसमें पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता के अंतर्गत इसे रेखांकित किया। पूर्ण समानता से तात्पर्य है कि राज्यों के सभी नागरिक एक समान रूप से स्वतंत्र होते हैं, एक समान होते हैं। और आनुपातिक समानता के अंतर्गत उन्होंने बतलाया कि कुछ नागरिक जो है धन, वैभव, अपनी संपत्ति के आधार पर जो है वहाँ के अन्य वर्गों के समतुल्य होते हैं और इस आधार पर पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता के आधार पर भी यह चाहते हैं कि राज्य में शासन सत्ता में उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की स्थिति वहाँ निर्मित नहीं होती और निर्मित न होने के परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्रांति हो जाता है। दूसरा है अन्याय। अन्याय के अंतर्गत यह बतला है कि एक वर्ग या एक वर्ग के व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर बहुत कुछ हासिल करने की योग्यता रखते हैं, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता से कम प्राप्त होता है। लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा होता है जो अपनी योग्यता क्षमता के से कम प्राप्त करने की योग्यता रखता है, लेकिन वह अधिक प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की स्थिति एक राज्य में जब उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से असंतोष का कारण बनता है और इस कारण से भी वहाँ पर क्रांति हो जाती है। सामान्य कारण के पश्चात दूसरा है विशेष कारण। विशेष कारण को भी उन्होंने अलग अलग रूपों में बतलाया, जिसमें पहला है शासकों की लालच या लाभ की लालसा। इसमें के अंतर्गत अरस्तू ने बतलाया कि जब किसी राज्य का शासक लाभ की लालसा से प्रेरित होकर के शासन करता है, जिसमें वह जनमानस के हितों की अनदेखी करता है और गलत तरीके से
लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता के मन मस्तिष्क पर गलत प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार के कार्यों को देख कर के वहाँ की जनता जो है क्रांति कर बैठती। दूसरा कारण बतलाया अरस्तु ने सम्मान की लालसा। सम्मान की लालसा के अंतर्गत ये बतलाया कि प्रत्येक राज्य के सभी नागरिकों में यह लालसा होती है कि उसे राज्य के द्वारा सम्मानित किया जाए, लेकिन जब शासक वर्ग योग्य व्यक्तियों की अनदेखी करके अयोग्य व्यक्तियों को राज्य के द्वारा पुरस्कृत करता है, उन्हें उपकृत करता है या शासन सत्ता में भागीदार कुछ पद प्रदान करता है, तो निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति इससे उपेक्षित महसूस करते हैं और उपेक्षित महसूस करने के परिणाम स्वरूप वे क्रांति करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तीसरा कारण है किसी प्रकार की उत्कृष्टता। किसी प्रकार की उत्कृष्टता या योग्यता भी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इसमें बतलाया गया कि किसी राज्य के किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह में यदि विशेष प्रकार की उत्कृष्टता, योग्यता या शक्ति होती है तो निश्चित रूप से वह अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर उस राज्य के शासन सत्ता को निरंतर चुनौती देता है और अपनी शक्ति के आधार पर वहाँ के शासन सत्ता को वह हस्तगत करना चाहता है, अपने हाथों में लेना चाहता है और यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से राज्यों में क्रांति को जन्म देती है। चौथा कारण है घृणा। घृणा जो होता है वह राज्यों में जो है क्रांति को जन्म देती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम यह कह सकते हैं कि जैसे धनिक तंत्री शासन व्यवस्था राज्य में स्थापित होती है तो वह केवल धनिक वर्ग के ही हितों का संवर्धन करता है, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग के हितों की वह अनदेखी करता है, उन्हें निरंतर अपमानित करता है, तिरस्कृत करता है। तो निश्चित रूप से बहुसंख्यक वर्ग में यह प्रवृत्ति जो है अपमान घृणा को जन्म देती है और इसके कारण से वहाँ पर क्रांति हो जाती है। विशेष कारण के अंतर्गत पांचवा कारण अरस्तु ने जो बतलाया क्रांति का भय के कारण भी जो है राज्यों में क्रांति होती है और भय को उन्होंने दो रूपों में रेखांकित किया है। पहला अपराध से बचने के लिए, अब कहने के तात्पर्य कि कुछ व्यक्ति जो है अपराध से बचने के लिए क्रांति करते हैं और दूसरा जो है दंड का प्रतिकार करने के लिए, तो दंड से बचने के लिए भी वे इसका प्रतिकार करते हैं। तो भय इस प्रकार से जो है दो रूपों में क्रांति को राज्यों में जन्म देता है। छठवां कारण विदेशी या विजातीय तत्व। विदेशी या विजातीय तत्व के अंतर्गत ये बतलाया गया कि एक राज्य में जो विजातीय या विदेशी वर्ग के व्यक्ति भी निवासरत होते हैं, लेकिन जब वे विजातीय तत्वों को यदि शासकों के द्वारा अधिक तवज्जो दिया जाता है, राज्य के नागरिकों को तवज्जो नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर क्रांति होने की संभावना बनती, क्योंकि विदेशी व्यक्तियों का भावनात्मक एकीकरण उस राज्य में नहीं होता और वे विदेशियों के साथ मिलकर के राज्य के सम्मुख निरंतर नई नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करते, जिससे वहाँ पर क्रांति होने की संभावना बढ़ जाती है। छठवां है शासक वर्ग की असावधानी। शासक वर्ग की असावधानी भी राज्य में क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। इसलिए शासक वर्ग को यह चाहिए कि वह उसे निरंतर अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए, राज्य की जनता के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए और शासक इस प्रकार के कार्यों में करने में यदि सफल होते हैं तो उस स्थिति में भी राज्य में क्रांति होने की क्रांति से बचा जा सकता है या वहाँ पर क्रांति होने की संभावना बढ़ जाती है। परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलन। परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना भी क्रांति का कारण होता है, क्योंकि एक राज्य में तीन प्रकार के वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। यदि ये वर्ग आपस में यदि संतुलन की स्थिति में, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग यदि संतुलन की स्थिति में आती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्रांति का कारण बनता है। लेकिन निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में यदि असंतुलन की स्थिति होता है तो उसे क्रांति होने से बचाया जा सकता है, क्रांति होने की संभावना छीन हो जाती है। तीसरा कारण यह है विभिन्न राज्यों और शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। तो इसके अंतर्गत अरस्तु ने बतलाया एक तंत्र शासन व्यवस्था, कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था और प्रजातंत्री शासन व्यवस्था में ये देखा गया कि यदि इस प्रकार के शासन प्रणालियों में किसी प्रकार से शासक गलत तरीके से कार्य करते हैं, जनता के हितों की अनदेखी करते हैं, वे स्वहित में कार्य करते हैं या स्वेच्छाचारी तरीके से कार्य करते हैं या अपने लाभ की भावना से कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से एक तंत्र शासन व्यवस्था, कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था और लोकतंत्र शासन व्यवस्था में भी क्रांति हो जाती है और क्रांति के कारण बन जाते हैं।
क्रांति के कारणों को देखने के पश्चात अरस्तु के द्वारा क्रांतियों के निराकरण के उपाय भी बतलाए गए। तो इसमें पहला है, राज्य में किसी भी वर्ग में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अरस्तु ने यह बतलाया कि शासकों को यह निरंतर ध्यान देना चाहिए कि राज्य में किसी भी प्रकार से एक ही वर्ग में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य में अलग अलग वर्ग के व्यक्ति होते हैं, तो उनमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और विकेंद्रीकरण के कार्यों को अमल में लाने में यदि शासक सफल होते हैं तो निश्चित रूप से राज्यों में क्रांति होने से बचाया जा सकता है। दूसरा है, शासक और शासितों में सद्भावनापूर्ण संबंध। शासक और शासितों से तात्पर्य एक राजा और प्रजा में हमेशा सद्भावनापूर्ण संबंध होने चाहिए। और सद्भावनापूर्ण संबंध यदि होते हैं तो निश्चित रूप से उनमें विश्वास की भावनाएं जागृत होती है और उन्हें यह महसूस होता है कि शासक के द्वारा उनके हितों को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। और इस प्रकार से जो है जनता शासकों के विश्वास में लेकर के कार्य करती है। नागरिकों में संविधान और न्याय के प्रति आस्था बनाए रखना। नागरिकों में संविधान और न्याय के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए अरस्तु ने जो है शिक्षा सिद्धांत को सबसे ज़रूरी माना था। और शिक्षा के माध्यम से ही उन्होंने ये जोर दिया था कि राज्य के नागरिकों को जो उचित शिक्षा दीक्षा के माध्यम से ही गुणी बनाया जा सकता है। और इस शिक्षा के माध्यम से भी राज्य में प्रचलित संविधान और न्याय के प्रति आस्था जागृत करने में यदि सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उन राज्यों में क्रांति होने की संभावना खत्म हो जाती है। चौथा कारण, राज्य की ओर से आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। यह देखा गया है कि राज्यों में आर्थिक असमानता की स्थिति काफ़ी विषमतापूर्ण स्थिति होती है, जिसमें अमीर और गरीब के बीच में जो खाई निर्मित होती है उसे कभी भी भरने का प्रयास शासकों के द्वारा नहीं किया जाता। इसलिए शासकों को यह निरंतर प्रयास करना चाहिए कि वह उनके द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यों को निरंतर अमल में लाया जाना चाहिए। और यदि शासक वर्ग के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यों को अमल में लाया जाता है तो निश्चित रूप से आर्थिक असमानता को दूर करने में वह शासन सत्ता काफ़ी हद तक के सफल हो सकती है। और इस प्रकार के कार्यों में यदि वह सफलता प्राप्त करती है तो राज्यों में क्रांति होने की संभावना नगण्य रहती है। पांचवा कारण है, भ्रष्टाचार रहित शासन। भ्रष्टाचार रहित शासन, भ्रष्टाचार किसी भी शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विषमतापूर्ण स्थिति होती है। इसलिए शासकों को निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि उनके द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। इसलिए शासक को हमेशा ईमानदार प्रशासकों की भी नियुक्ति इसमें होनी चाहिए। और शासन और प्रशासन को यह प्रयास करना चाहिए कि राज्य के वित्तीय लेन देन जो होते हैं वे साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है तो इसका भी जनमानस के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसके कारण से वह क्रांति की ओर अग्रसर होती है। छठवां कारण है, विभिन्न वर्गों में संतुलन। विभिन्न वर्गों में संतुलन के अंतर्गत ये बतलाया कि राज्य में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग होता है और इनमें निश्चित रूप से कुछ मतभेद भी होते हैं। लेकिन यदि शासकों के द्वारा मध्यम वर्ग को राज्य के द्वारा महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से वह निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में संतुलन स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। और यदि मध्यम वर्ग को राज्य के द्वारा दायित्व दिए जाते हैं तो इस कार्य को वह सुगमतापूर्वक संचालित कर सकता है और इस प्रकार से राज्यों में क्रांति होने से उसे बचाया जा सकता है। सातवां है, बाहरी आक्रमण का भय दिखाकर। एक शासक को यह प्रयास करना चाहिए कि अपने राज्य में गृहयुद्ध या क्लेश की भावनाओं को पर अंकुश रखने के लिए उसे राज्य के नागरिकों के सम्मुख निरंतर बाहरी आक्रमण का भय दिखाना चाहिए। यदि शासक नागरिकों को बाहरी आक्रमण का भय दिखाता है तो निश्चित रूप से उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत करता है, उनमें एकता का सूत्रपात करता है और इस प्रकार के प्रक्रिया यदि अमल में लाई जाती है तो निश्चित रूप से एक राज्य में क्रांति होने से उसे बचाया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से अरस्तु के द्वारा एक चिकित्सक के रूप में क्रांति के कारणों को बतलाया गया और एक चिकित्सक के जिस प्रकार से रोगी के विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज विभिन्न प्रकार के दवाओं के माध्यम से करता है, ठीक इसी प्रकार से उन्होंने क्रांति के कारणों के साथ साथ क्रांति के निराकरण के उपाय भी सुझाए। निश्चित रूप से प्राचीन समय से वर्तमान समय तक राज्यों में किसी न किसी प्रकार से क्रांतियाँ होती रही है और उनका समाधान भी होते रहा। तो क्रांति के कारणों के साथ साथ उन्होंने समाधानों को भी बतलाया। निश्चित रूप से अरस्तु के द्वारा जो समाधान बतलाए गए हैं वे आज भी प्रासंगिक है। समय के साथ साथ उनकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई।
और आज भी समस्याओं के निराकरण में इन्हें अमल में लाया जा सकता है। मेरे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।